वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आई हूँ व्हाइट हाउस के पास, जो आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड भी कहा जाता है? वेल, फ्री वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ सर्द जंग के दौरान और इसका मकसद था अमेरिका और मगरबी यूरोप के जमहूरी मुल्कों और कम्युनिस्ट रशिया और उसके इत्तेहादियों के दरमियान फर्क जाहिर करना। सर्द जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिकी सदर आज भी लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फौज के कमांडर इन चीफ हैं और अमेरिकी खारिजा पॉलिसी तो दुनिया भर को ही मुतासिर करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मैं भी आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ लीडर से। ये बता दूँ कि ना तो इन लीडर्स के पास कोई फौज है और ना ही इनके कोई सियासी गोल्स हैं, लेकिन इनसे मिलकर और इनकी कहानियाँ सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि लीडर बनने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आज सबसे पहले मिलेंगे फांसी के तख्ते से जिंदा लौटने वाले एक शख्स से जो अब दूसरों के लिए इंसाफ मांग रहा है। फिर मुलाकात होगी व्हील चेयर में जिंदगी गुजारने वाली एक खातून से जो साबित कर रही है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और आखिर में कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी आपको बताएंगे कि अपनी फील्ड में आगे निकलने के गुर कभी भी कहीं भी सीखे जा सकते हैं। अमेरिका उन 58 मुल्कों में शामिल है जहां आज भी मुख्तलिफ जराइम के लिए सजाए मौत दी जाती है। वैसे तो पिछले 40 सालों के दौरान यहाँ इस सजा की हिमायत में नुमाया कमी आई है, लेकिन अमरीकियों की एक अक्सरियत अब भी कत्ल के मुजरिमों को मौत की सजा देने के हक में है। लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि जिसे मौत की सजा दी जा रही है वो वाकई कसूरवार भी है। शुजा ग्राम का शुमार उन कम से कम 45 अमरीकियों में होता है जिन्हें सन 73 से अब तक सजाए मौत सुनाने के बाद बेगुनाह पाया गया। आज अमेरिका में सजाए मौत के खात्मे के लिए जारी तहरीक के रहनुमाओं में से एक हैं शुजा ग्राम। उनकी हैरान कुन कहानी उन्हीं से सुनते हैं। Talk to me then. I didn't make it to the mountain, but I gave hope. I grew up in मैं अमरीकी रियासत लुजियाना के एक छोटे से शहर लेक प्रोविडेंस में पला बढ़ा। वो नस्ल परस्ती और नस्ली तफरीक का दौर था। हमारे शहर में सिर्फ एक स्याह फार्म पुलिस वाला था जिसे सिर्फ स्याह फार्मों को गिरफ्तार करने की इजाजत थी। ये वो दौर था जब अवामी मकामात पर साइन लगे होते थे कि यहाँ सिर्फ सफेद फार्मों को आने की इजाजत है। सिनेमा हॉल में हम अलग जगह बैठते थे। यही उस दौर की हकीकत थी। 11 साल की उम्र में शुजा अपनी वालिदा और बहन भाइयों के पास रियासत कैलिफोर्निया चले गए। यहाँ 9 लोगों के रहने को सिर्फ 2 कमरों का एक फ्लैट था और यहीं शुजा की मुश्किलात का आगाज हुआ। 18 साल की उम्र को पहुँचने तक मैं तकरीबन 3 साल जेल में गुजार चुका था। मैं कई मर्तबा जेल गया। मैं गैंग्स का हिस्सा था, उनकी सरगर्मियों में पूरी तरह शामिल था। काश मैं वो सब बदल सकता, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं। मैं 18-19 साल का था जब आखिरी मर्तबा जेल गया और वहीं मेरा सियासत की तरफ रुझान पैदा हुआ। अमेरिका में नस्ली तफरीक के खात्मे के लिए हथियार उठाने के हामी स्याह फार्म लीडरों से मुतासिर होकर शुजा ने जेल में कैदियों को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। In 1973, I had been in prison for over 3 years. 1973 में मुझे जेल में 3 साल गुजर चुके थे। 23 नवंबर को जेल का एक गार्ड जेरी सैंडर्स हलाक हो गया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने उसके कत्ल के लिए कैदियों को उकसाया था कि मैं जेल के गार्ड्स के खिलाफ बगावत शुरू करवाने की कोशिश कर रहा था। उस रोज मैं और एक और कैदी जीन एलन इस इल्जाम में गिरफ्तार हुए। हमारे अलावा भी पुलिस ने तकरीबन 100 कैदियों को इस शुबे में पकड़ा, लेकिन आखिर में सिर्फ मुझ पर और जीन एलन पर इल्जाम लगाया गया और अगले 9 साल मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा। इस अरसे में शुजा पर 4 मरतबा मुकदमा चलाया गया। पहली मरतबा ज्यूरी किसी फैसले पर मुत्तफिक न हो सकी, लेकिन दूसरे मुकदमे में शुजा को सजाए मौत सुना दी गई। तीसरा मुकदमा चला तो कई गवाहों ने अपने बयानात वापस ले लिए। हर बार ज्यूरी में सफेद फार्मों के साथ शायद ही कोई स्याह फार्म भी शामिल होता। इस नस्ली इम्तियाज के असर से निमटने के लिए रियासत ने शुजा पर 4थी बार मुकदमा चलाया और बिलाखिर उन्हें बरी कर दिया। After long
11 long years. میں نے سوچا 11 سال بعد بلاخر یہ بھیانک خواب ختم ہو گیا ہے۔ سزائے موت ملنے کے بعد جیل میں زندگی کیسی تھی؟ Think about each and every day of your life. سوچیں اگر آپ کی زندگی کا ہر دن طویل اور تکلیف دہ ہو اور ہر اگلا دن پچھلے سے بدتر ہو، ایسی زندگی تھی وہ۔ اور جب میں جیل سے نکلا تو میں نے قیدیوں سے وعدہ کیا کہ میں آپ سب کے حق کے لیے لڑوں گا، کیونکہ اس مصیبت میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اگر آپ گنہگار ہیں تو میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا بلکہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ بے گناہ ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ کی مدد کروں اور آپ کی بے گناہی کو ثابت کروں۔ تب سے اب تک میں اور میری بیوی یہی کر رہے ہیں۔ سزا کے بجائے اصلاح کے پیغام کو باقاعدہ آگے بڑھانے کے لیے تقریباً 11 سال پہلے شجاع وٹنس ٹو انوسینس نامی تنظیم کا حصہ بن گئے۔ اس تنظیم کی کوشش ہے کہ امریکہ ان ممالک میں شامل ہو جائے جہاں اب موت کی سزا نہیں دی جاتی۔ وٹنس ٹو انوسینس کے کئی رکن ایسے افراد ہیں جو شجاع کی طرح سزائے موت مل جانے کے بعد بے گناہ ثابت ہو گئے۔ ہم سزائے موت پانے کے بعد رہا ہونے والوں اور ان کے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور ہم عام لوگوں سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں تاکہ انہیں سزائے موت کی حقیقت معلوم ہو۔ ہم خود کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں پڑھنا اور بات ہے، لیکن ایک ایسے شخص سے ملنا جو آپ کو بتائے کہ میں موت سے چند لمحے دور تھا اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اور عدالتوں کے اس نظام میں کہیں کچھ غلط ہے، تو اس کا الگ ہی اثر ہوتا ہے۔ وٹنس ٹو انوسینس اس مسئلے کا انسانی پہلو سامنے لاتی ہے۔ When you go out to speak for Witness to Innocence, what is it? آپ لوگوں کو امریکہ کے نظام انصاف اور یہاں سزائے موت کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ It's not just the death penalty itself. سزائے موت ہی صرف غیر منصفانہ نہیں بلکہ پورا نظام ہی غیر منصفانہ ہے۔ ہمیں مجرموں کو پکڑنے اور سزا دینے کے پورے نظام کو بدلنا ہوگا اور اسے سب کے لیے منصفانہ بنانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس تجربے سے گزرے جس سے میں گزرا ہوں۔ میں طالب علموں کو ہمت دلاتا ہوں کہ وہ اس بارے میں بات کریں، چاہے وہ اسکول یا کالج کی سطح پر ہو، لیکن بات چیت بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں۔ پچھلے تقریباً 30 سالوں میں شجاع امریکہ کے علاوہ کئی یورپی ملکوں میں بھی سزائے موت کے خلاف اپنا پیغام لے کر گئے ہیں، اور ان کی حیران کن کہانی کئی زبانوں میں پیش کی جا چکی ہے۔ پھانسی کے تختے سے زندہ لوٹنے والوں کے علاوہ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی اب آپ کو جانتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن آپ سزائے موت کے خلاف اس مہم کے لیڈروں میں شامل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے، اسے اس کے حالات ایسا بناتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک خواب کی طرح ہے۔ میں کبھی کبھی تھک جاتا ہوں، گھر لوٹنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں ان کا سوچتا ہوں جو پیچھے رہ گئے ہیں یا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ بریک کے بعد ملاقات ایک ایسی خاتون سے جس کے لیے معذوری کوئی رکاوٹ نہیں۔ ویلکم بیک۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو چل پھر نہیں سکتا، جسمانی حرکت کرنے سے قاصر ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور جو ایسی جسمانی معذوری کے باوجود 2 ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر چکا ہے؟ میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی، لیکن تابندہ نیم ہمیں اس وقت ایسی ہی ایک خاتون سے ملوا رہی ہیں۔ ان کا نام ہے ایرکا نیش، اور ایرکا بڑے بڑے صحت مند لوگوں کے لیے بہادری کی ایک مثال بن چکی ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب امریکہ میں فزیو تھراپی سکھانے والے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایرکا کے لیے خود انحصاری کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کتنا مشکل تھا، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ If I want to go out in the garden, the dog opens the door for me. Tag, tag, ancora, yep, oh, epa.
That's a good boy. Some people don't care. Call me anything you want. If you want to refer to me as disabled, handicapped, crippled, I mean, they come up with all sorts of different names. It's just a word. Ultimately, my name is Erica. I'm a person. इस वक्त हम आए हैं वाशिंगटन के इलाके नॉर्थ वेस्ट में, जहां एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही बाहिम्मत खातून रहती हैं, एरिका नैश। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि वो इतनी स्पेशल, इतनी ख़ास हैं, इसके बावजूद इतना इंडिपेंडेंटली रह लेती हैं, कैसे? आइए जानते हैं। एरिका के घर की दीवारें आम अमरीकी घरों से ऊंची हैं। दीवारों पर कुत्तों से खबरदार रहने की हिदायत और घर में दाखिल होने के लिए रैंप मौजूद है। हमारी दस्तक पर दरवाजा खोला एरिका की दोस्त ने, मगर उनके साथ कोई और भी था। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। एरिका ने मुस्कुराकर वेलकम कहा। उनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। Welcome to Washington DC. Nice to meet you. एरिका अपनी गर्दन से नीचे के हिस्से को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। वो पिछले 32 साल से इस हालत में है। I was 22. It was a motorcycle accident. मैं 22 साल की थी। And I fell off the motorcycle. And then I was getting up. Car came around the bend and didn't stop quick enough. मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। मैं मोटरसाइकिल से गिर गई। जब मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो सामने मोड़ से एक गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने मुझे देख लिया था, लेकिन वो वक्त पर गाड़ी न रोक सका। Gorgeous day, isn't it? एरिका, it's not easy to live. एरिका, क्या ये कोई आसान बात है कि आप किसी पर इन्हिसार किए बगैर रह रही हैं, खास तौर पर जब आपको इस जिस्मानी चैलेंज का भी सामना है? Right at the beginning, I never felt sorry. शुरू ही से मैंने कभी खुद पर तरस नहीं खाया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी हालत के बारे में सब कुछ जान कर रहूंगी कि अब मेरे लिए क्या करना मुमकिन है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या इटली में आपका बहुत बड़ा खानदान था? Yes, but they all got left behind. बिल्कुल, लेकिन मुझे उन सबको पीछे छोड़ना पड़ा। कोई मेरे साथ अमेरिका नहीं आना चाहता था। And I also knew that here in the United States, there's a lot of government support. वो ये भी जानते थे कि अमेरिका में हुकूमत बहुत मदद करती है। अगर हमेशा माली मदद नहीं तो कम से कम अखलाकी मदद। आपको हुकूमत में कोई न कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो आपकी बात सुनने को तैयार हो। And then Naira is going to lift me up. This van. ये वैन एक मिसाल है कि आपको मदद कैसे मिल सकती है। आप समझे, ये गाड़ी आदि मुझे फोर्ड कंपनी ने अतिया की है। उनका यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो ऐसी मदद फराहम करता है। And then the equipment. और ये जो आलात हैं ये सरकारी मदद से आए हैं। Provided with government support. Then she'll lift me up. There you go. कोई भी जो मेरी मदद कर रहा हो इन बेल्ट्स को व्हील चेयर से बांध सकता है। Just do the front belts. Somebody helping me. And we do 2 in the front and 2 in the back. What's the most challenging thing, Naila? So at what point you decided that your life? अच्छा, आपने ये कब सोचा कि आप अपनी जिंदगी के तजुर्बात से दूसरों को भी कुछ सिखा सकती हैं? And now you are ready to teach other people. That did not start off like that. ऐसा शुरू से नहीं था। All about me and trying to find. शुरू में तो मैं यही सीख रही थी कि मैं खुद अपने लिए क्या कर सकती हूँ। There was a group of. मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट का शिकार अफराद का एक ग्रुप मिला जिनके पास कुछ मदद मौजूद थी। मैंने उनसे पूछा मेरी मदद कौन कर सकता है। I went back to university. फिर मैं यूनिवर्सिटी वापस चली गई। मैंने नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट और म्यूजियम मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। And I was working
with the Smithsonian. फिर वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम के साथ काम किया ताकि उनके फन पारे ऐसे लोगों की पहुंच में आए जो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। Naira, could you help me eat something? And then doctors kept calling me. मेरे डॉक्टर थे, हर रोज फोन कर देते थे, क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? So I gathered a few people, friends of mine, and I said, well, why don't we make a non-profit? मैंने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और कहा कि एक भलाई इदारा शुरू करते हैं। And that's what we did. It's my office, where I come to work every morning. We help people that have undergone traumas. हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो किसी हादसे से गुजरे हों। हम कारोबारी इदारों को हसासियत के साथ माजूरी का शिकार अफराद के साथ काम करने की तरबियत देते हैं। We teach in high schools. हाई स्कूलों में जाकर तरबियत देते हैं कि चोट लगने से कैसे बचा जाए। अगर आपने एहतियात ना की तो आप भी इस हालत को पहुंच सकते हैं। End up looking like. आपके नजदीक आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? The hardest part is dealing with people. क्या आपको ऐसा भी लगता है कि आप किसी के सहारे के बगैर इसलिए रह पा रही हैं क्योंकि आप अमेरिका में रहती हैं? It was US. Well, the practical answer to that is that made it easier. इस वजह से भी आसानी रही, लेकिन ऐसा मेरी कुव्वत इरादे की वजह से मुमकिन हुआ। So I designed a program that's very simple. I pushed only 3 buttons. One to go left over my ear, one to go right over my ear. जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, ये आपके अपने ऊपर है। जब आप अपनी मदद खुद करना शुरू करेंगे, तो हर चीज ठीक हो जाएगी। आपको देखकर दूसरों को हौसला मिलेगा। But for relaxing, I'm not gonna lie, it's not easy. ये आसान नहीं है। मैं अपने आप को सिर्फ 5 मिनट रोने की इजाजत देती हूँ। चलो अब अपना दिन शुरू करो। Let's get on with the day. Pippo, let's go. Porta. पाकिस्तानी सहाफी अमेरिका में लीडरशिप प्रोग्राम से क्या फायदा उठा रहे हैं, देखिए इस ब्रेक के बाद। अब तक शो में हमने आपको मिलवाया 2 ऐसे लोगों से जिन्हें उनके हालात ने लीडर बना दिया, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बस अपनी फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके और उनकी अगली बड़ी कामयाबी के दरमियान फासला होता है किसी नए तजर्बे का या फिर किसी नए हुनर का। इस फासले को कम करने के लिए अमेरिका में बहुत से लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मौजूद हैं। सहाफियों के लिए ऐसा एक प्रोग्राम चला रहा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट। अमान अजहर इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं कुछ पाकिस्तानी सहाफियों से जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और वही आपको बताएंगे कि उन्हें ये अपने लिए कितना फायदेमंद लगा। अक्सर कहते हैं कि लीडर बनते नहीं पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे पैदाइशी रहनुमाओं के लिए जरूरी है कि उन्हें अपनी कायदाना सलाहियतों पर यकीन और अपनी काबिलियत से काम लेना आता हो। और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, जिसके तहत पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का ये ग्रुप अमेरिका आया है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट के सदर दफ्तर से। Assalamualaikum Babar. How do you do? How are you? Very good. Thank you very much for receiving me. आपसे मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनके मकासद क्या हैं, कितने अरसे से चल रहा है ये प्रोग्राम और आप क्या करते हैं इसमें? बेसिकली पिछले 4.5 साल से हम लोग जो US पाकिस्तान प्रोफेशनल पार्टनरशिप इन जर्नलिज्म का प्रोग्राम है जो इस दफ्तर से हम रन कर रहे हैं, इसके अंदर कोई 214 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट 120 अमेरिकन न्यूज़ रूम्स के अंदर 83 सिटीज़ के अंदर ऑल अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स काम कर चुके हैं। जिन जिन शहरों में हम लोगों ने इनको भेजा है और ख़ुद काम करने की मौका फ्राहम किया है हमारी फेलोशिप्स के थ्रू, वो एक एक्सपोजर उसका कोई और एक्सपोजर और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। द आइडिया इज़ कि आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को एक्सपोजर दोगे कि अमेरिका के अंदर जर्नलिज्म किस तरह प्रैक्टिस की जाती है, यहाँ पे न्यूज़ रूम्स किस तरह काम करते हैं छोटे छोटे शहरों के अंदर, और उससे फ़ायदा क्या होता है, सहाफ़त का किरदार क्या है एक सोसाइटी के अंदर। क्या ट्रैजेक्टरी होती है एक दफ़ा इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद? काफ़ी को उभरता देखा है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लोगों की सोच में फ़र्क पड़ता है, लोगों के एक्सपोजर में, जिस तरह वो बात करते हैं US पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। काफ़ी लोगों के साथ ये भी हुआ है कि दे मूव्ड अप इन देयर करियर्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग्स दे गॉट हियर। बाबर को अपने काम में मगन छोड़कर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से इन पाकिस्तानी सहाफियों को अमेरिका में काम करता देखूं। और इस वक्त मैं वाशिंगटन DC में एक मशहूर अमेरिकी अखबार मैकलाची के सदर दफ्तर मौजूद हूँ, जहाँ पे रीम और रियाज 2 नौजवान सहाफ़ी जो पाकिस्तान से लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम पे अमेरिका आए हुए हैं, यहाँ
काम करते हैं। आए उनसे पूछते हैं कि उनका अब तक का तजुर्बा इस हवाले से कैसा है और वो क्या देख रहे हैं। तो अब तो आपका यहाँ पे काम शुरू हो चुका हुआ है, अब कैसा लग रहा है अमेरिका में काम करना? It's an eye-opening. इस तजर्बे से मुझे बहुत फायदा हुआ है। यहाँ काम करने के तरीकाकार को देखना इंतहाई दिलचस्प है, खासकर डीसी में जहाँ मैं इस न्यूज रूम में काम कर रही हूँ, और खासकर ये देखना कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और तफसीली रिपोर्ट्स पर कैसे काम करते हैं। आपके ख्याल में यहाँ काम करना वहाँ काम करने में बुनियादी 2-3 फर्क क्या लगे आपको बड़े? बुनियादी एक तो ये है कि यहाँ पे वक्त की बहुत ज़्यादा कदर है और अपने काम पे ज़्यादा जो है फोकस है लोगों का, और जो ज़्यादा प्रोफेशनल जिसे कहा जाए हम उस पे फोकस किया जाता है लोगों का। और इसके अलावा ये है कि इन डेप्थ जर्नलिज्म यहाँ पे मैंने देखा है कि चीज़ों को बहुत बारीकी से, बड़े गौर से और बड़ी छान पटक के बाद करके उसके बाद ऑन एयर या उस पर ऑनलाइन जर्नलिज्म पे और वीडियोस वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ से वापस क्या लेके जाएंगे? वक्त की कदर सबसे बुनियादी चीज़ जो समझ आई है। दूसरा ये कि बेहतर से बेहतरीन की मज़ीद कोशिश अगर की जाए तो बेहतर है, वरना शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। कामयाब माशरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना और वक्त की कदर बज़ाहिर आसान सी बात लगती है, लेकिन इन्हीं अनासिर की कमी और हकीकी लीडरशिप का फुकदान अक्सर कमज़ोर माशरों में नज़र भी आता है। जेम्स एशर मकलाची डीसी के ब्यूरो चीफ हैं। सोचा क्यों ना उनसे भी इस बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए। महीना भर अमरीकी अखबार के साथ काम करने से इन सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा होता है? इनके लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि अमेरिका में सहाफ़ी किस कदर गैर जानिबदार हैं। अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन में पहली तरमीम हमें इस लिहाज से बाख्तियार बनाती है और जिसे हम बुनियादी हक समझते हैं। इस ट्रेनिंग से बुनियादी तौर पर क्या फ़ायदा होता है? यहाँ अमेरिका में हमारा वास्ता एक ऐसी तब्दीली से है जिसके बायस प्रिंट जर्नलिज्म डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है, और यहाँ आए ये सहाफ़ी हमें इस तब्दीली से नबर्द आजमा होता और नई सलाहियतें हासिल करते देखते हैं। ये इनके लिए खासी फ़ायदेमंद बात है। McClatchy DC is a news bureau. It is responsible for 29 different newspapers. और ये था पाकिस्तानी नौजवान सहाफ़ियों का वो ग्रुप जो 1 महीने अमेरिका में रहने के बाद अब वापस जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि यहाँ से तमाम वो कायदाना सलाहियतें या स्किल्स जो वो सीख के गए हैं उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने में वो किस हद तक कामयाब होते हैं। इस सवाल का जवाब दिया इस प्रोग्राम के अहम सपोर्टर्स में से एक डॉक्टर स्टीवन कोहेन ने, जो पाक अमेरिका ताल्लुकात के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। Hello, Dr. Cohen. Good, Yaman. Good to see you. Good to see you too. I think that they're professional. ये नौजवान पेशावराना एतबार से पहले की निस्बत बेहतर होंगे। वो एक ऐसी आजमाइश से गुजरे हैं जिसके तहत उन्हें अमेरिका में अपनी सहाफती अहलियत को आजमाना पड़ा। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी पंजाबी से कहें कि वो सिंध जाकर रिपोर्टिंग करे। और अहम बात यह है कि इस तजर्बे से उनकी पेशावराना सलाहियतें पहले से बेहतर हुई। मेरे ख्याल में अमरीकी पैसे का ये बेहतरीन इस्तेमाल है। तो डॉक्टर कोहेन की राय में ये प्रोग्राम नौजवान प्रोफेशनल्स को उभरने के नए मौके फराहम कर रहे हैं। बाकी रही बात कि इनमें से लीडर कितने बनेंगे, ये वक्त बताएगा। आज के शो में शामिल लोगों से मिलके ये अंदाजा तो हो गया कि लीडर वही बन सकता है जिसके पास कोई मकसद हो और उसे पूरा करने की हिम्मत और लगन। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।